जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 12 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 4 हम लेके आए हैं। पहले 3 लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखा, डिफरेंट मेथड्स देखी और उनके कुछ पीवाईक्यूज देखे। आज अगला जो पार्ट हमारा है वो रिलेटेड है विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज और सम बेसिक्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेलो एल्कीन हेलो एरीन का अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे हम अब कुछ पैटर्न बदलेंगे। हम यहाँ पे टॉपिक के साथ जो पीवाईक्यू आए हैं उनको साथ का साथ में हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल लेक्चर हो सकता है, जिसमें हम पीवाईक्यू भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली बच्चों बहुत सारी टाइप की हो सकती है। उसका स्टेट क्या होता है किसी मैटर का, उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका जो है डेंसिटी क्या है, उसका कलर कैसा है, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है मोस्टली 3 चीजें। पहला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं आज बॉइलिंग पॉइंट्स की। एनसीईआरटी हमें पहले स्टेट्स के बारे में बताता है। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस। मतलब शुरुआत के जो कार्बन के मेंबर्स हैं वो गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एंड हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स। और जो हायर मेंबर्स हैं वो लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं। तो स्टेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पहली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 2 चीजों से समझा जा सकता है, या 2 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बॉइलिंग पॉइंट निकालने को आता है जब हमारे पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हों। जैसे कि पूछा जाए CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे हेलोजेंस तो सेम है, बट जो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। एक में मिथाइल ग्रुप है, एक में इथाइल ग्रुप है, एक में प्रोपाइल ग्रुप है। तो अगर हमारे जो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उस केस में जो आंसर निकल के आता है वो आंसर हमेशा निकल के आता है, याद रखिएगा इसको, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि मोर नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रेट चेन मोर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। जितना कार्बन का चेन इंक्रीज होता जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो मोर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा प्रोपाइल क्लोराइड, देन इथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल क्लोराइड। तो अगर हमारे सारे कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में, तब तो बड़ा आंसर आसान हो जाएगा। बट अगर क्या हो कि हमारे पास ब्रांच कार्बन हो, फॉर आइसोमेरिक हैलाइड, जैसे हमें दे दिया जाए, चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अरेंज ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन in increasing order of
बॉइलिंग पॉइंट, कि हमें ब्रोमोब्यूटेन के सारे आइसोमर्स बनाने हैं। दो ही टाइप के आइसोमर ये बना पाएगा, एक तो चेन आइसोमर और एक पोजीशन आइसोमर। तो देखिए बनाते हैं, सबसे पहले चेन आइसोमर बनाते हैं। चेन आइसोमर में क्या होता है बच्चों, सारे कार्बन की जितनी पॉसिबल चेन बन सकती है वो बना देंगे विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ हेलोजन। तो ब्रोमोब्यूटेन है तो सबसे पहली चेन तो सिंपल स्ट्रेट चेन हो गई। अब इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करके 4 से कितने के हो गए, 3 के हो गए। बट हेलोजन की जगह अभी भी नहीं चेंज होगी, ये Br ऐसा का ऐसा रहेगा। अब वो जो एक कार्बन हमने यहां से कम किया है उसको हमें ब्रांच में लगाना है, और ब्रांच कभी भी कॉर्नर कार्बन्स पे नहीं लगती, हमेशा बीच वाले पे लगती है। तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन, और इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों, ये दोनों हो गए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन बदल जाते हैं। अगला आता है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या किया जाता है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है, अब इसको हटा के हम सेकेंड कार्बन पे ले आए, तो ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब अगर अब इस ब्रोमीन को हम यहाँ ले आए और बोलें कि ये 3 ब्रोमो बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब नंबरिंग इधर से करेंगे तो इसका फिर भी क्या रहेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब चेन हो गए, पोजीशन हो गई, क्या दोनों किया जा सकता है जहां पे चेन भी बदल जाए और पोजीशन भी बदल जाए? तो इस वाले का अब हम क्या बना लें, पोजीशन बना ले। तो क्या बन जाएगा 1 2 3, ये चेन बदल दिया और अब इसमें पोजीशन बदल दें, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? तो अब हम देख पा रहे हैं क्या बोलता था बॉइलिंग पॉइंट, यहां लिख देते हैं हम कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चेन। जितना स्ट्रेट चेन बड़ा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांच चेन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सीधे सीधे सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। मोर द लार्जर सरफेस एरिया मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो स्ट्रेट चेन के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज होने लगता है, वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ने लगता है, इसलिए क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे ब्रांच आने लगती है, ब्रांच में क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। तो अगर इसको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों छोटे से बड़ा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका सरफेस एरिया सबसे छोटा। तो नंबर 1 पे कौन, ये। अब सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये स्ट्रेट चेन। तो नंबर 4 पे कौन हो गया, ये। अब यहां भी ब्रांच है, यहां भी ब्रांच है, पर यहां ब्रांच ब्रोमीन की है और कार्बन स्ट्रेट चेन में है। यहां पे ब्रांच कार्बन की है, ब्रोमीन जो है वो स्ट्रेट चेन में दिख रहा है। तो ब्रांच कार्बन की हमें देखनी पड़ेगी, इसलिए फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे ये होगा, देन थर्ड नंबर पे ये होगा, और फोर्थ नंबर पे ये होगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर इसका इससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका। तो इसका सबसे कम, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, और सबसे लास्ट में ये। प्लीज नोट कीजिए इसे, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है जब हेलोजन बदल जाए। तो फॉर हेलोजन, डिफरेंट हेलोजन, बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मासेस। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, Ri, अगर हेलोजन अपना एल्काइल ग्रुप सेम है,
केवल हेलोजन के हिसाब से देखना है तो Ri ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF। तो एल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन एल्काइल ब्रोमाइड का, देन एल्काइल क्लोराइड, देन सबसे लास्ट में होगा एल्काइल फ्लोराइड, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है। फॉर सेम एल्काइल आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन। नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो अगर एल्काइल ग्रुप बदल रहे हैं तो स्ट्रेट चेन सबसे ज्यादा, ब्रांच सबसे कम, और अगर एल्काइल ग्रुप कांस्टेंट है तो हेलोजन जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बढ़े आगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, कि जो बेंजीन के 3 डाई आइसोमर्स हैं, पहला ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, दूसरा पैराक्लोरोबेंजीन एंड थर्ड वन इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। हमें ये अच्छे से पता है कि जब भी बेंजीन पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसके दोनों नेबर पड़ोसी जो कहलाते हैं वो ऑर्थो कहलाते हैं, उसके पड़ोसी मेटा कहलाते हैं और पैरा होता है। तो जैसे हम IMP याद रखते हैं इंपॉर्टेंट, वैसे ही हमें याद रखना है OMP कि फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप मान लें तो ये दोनों ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है, वो ज्यादा है। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हमें सिमेट्री दिख रही है। यहां से देख लें, यहां से देख लें, है ना, यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, सिमेट्री दिख रही है। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री होती है तो सिमेट्री होने के कारण वो क्रिस्टल लेटाइस के अंदर बहुत टाइटली पैक्ड हो जाता है, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो जब जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सिमेट्री होगी तो सिमेट्री के कारण उसकी पैकेजिंग टाइट होगी, और जब पैकेजिंग टाइट होती है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इन द केस ऑफ पैरा आइसोमर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिमेट्री है, और इस सिमेट्री के कारण इसकी पैकेजिंग बड़ा टाइट होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण ये बहुत अच्छे से क्रिस्टल लेटाइस में फिट हो जाता है, और इसी कारण क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बड़ा हाई होता है। तो यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा देखिए कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर allows for more efficient and tighter packing of molecules in the crystal lattice, कि उसका जो मॉलिक्यूल है सिमेट्री होने के कारण बड़ा टाइट पैक होता है क्रिस्टल लेटाइस के अंदर, और जब ये पैकेजिंग स्ट्रांग होती है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता है, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स इंक्रीज होने के कारण इसको तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमें ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए पैरा आइसोमर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो और मेटा के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। प्लीज नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, बढ़े आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट से। चलिए, देन आता है सॉल्युबिलिटीज। अच्छा, सॉल्युबिलिटीज हमेशा जो हम चेक करने वाले हैं वो हम वाटर में ही चेक करेंगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर सॉल्युबिलिटी चेक किया जाएगा तो वो सॉल्युबिलिटी हमेशा वाटर में चेक किया जाएगा। अब किस तरीके से सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले उसके लिए हम थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, कि बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या चीज है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, पहला सॉल्यूट और दूसरा चाहिए सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट पोलर इन नेचर है तो सॉल्वेंट भी पोलर इन नेचर होना चाहिए।
पोलैरिटी का मतलब अगर सॉल्यूट के ऊपर किसी टाइप का प्लस माइनस चार्ज आ जाता है ना, जैसे वाटर के अंदर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो अगर वाटर के अंदर हमें किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है तो उस सॉल्यूट के अंदर भी क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए। जैसे अगर नमक को हम डिसॉल्व करते हैं तो Na+Cl- चार्जेस हैं, इसलिए वो आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। इसीलिए जो ऑयल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि वाटर का नेचर तो पोलर बट ऑयल का नेचर नॉन पोलर होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इस इंटरेक्शन के कारण कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाता है। अब ये सॉल्वेशन एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना क्या होता है, सॉल्यूट वाटर में अच्छे से डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो एनर्जी है रिलीज जो होती है सॉल्यूट को डालने पे, ये एनर्जी क्या करती है, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन अट्रैक्शन को तोड़ती जाती है, ताकि सॉल्यूट जो है उस वाटर के बीच में जो स्पेस है वहां पे जाके डिसॉल्व हो सके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि अगर ये वाटर है और इसके बीच में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, तो वो सॉल्यूट बेसिकली क्या कर रहा है, इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये ऑक्यूपाई कब कर पाएगा, जब इन वाटर वाटर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा। तो जब तक वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटता तब तक वो सॉल्यूट यहाँ पे उस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो जितना सॉल्वेशन एनर्जी किसी प्रोसेस में ज्यादा होगा वहां पे सॉल्यूट का डिसॉल्युबिलिटी क्या होगा, उतना अच्छे से होता जाएगा। तो दो चीजें हो गई कि पहला तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होना चाहिए, और नेचर सेम होने के साथ साथ जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो डिसॉल्व करने पे इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ताकि वो वाटर वाटर के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके और सॉल्यूट आसानी से उसमें डिसॉल्व हो सके। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। तो पहली कंडीशन तो एल्काइल हैलाइड ने फिल कर दिया कि एल्काइल हैलाइड Rx बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजन के ऊपर माइनस है और एल्काइल ग्रुप पे प्लस आता है, तो इसका नेचर पोलर है, बट फिर भी पोलरिटी होने के कारण वो वाटर में इमिसिबल है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जबकि वाटर का नेचर कैसा है, पोलर। अभी हमने देखा कि पोलर पोलर में डिसॉल्युबल है। तो कहीं दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं, जरा चेक करते हैं। देखिए क्या आंसर है कि एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल विथ वाटर डिस्पाइट बीइंग पोलर, कि वो वाटर में इमिसिबल है इसके बावजूद कि उसका नेचर पोलर है, बिकॉज डाइपोल डाइपोल फोर्स इन एल्काइल हैलाइड्स आर वीकर देन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि ये जो एल्काइल एल्काइल हैलाइड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीकर है बजाय किसके, वाटर वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा स्ट्रांग है, बट एल्काइल हैलाइड में फोर्स कौन सा है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है। टू डिसॉल्व एल्काइल हैलाइड वुड नीड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। अब अगर हम चाहते हैं कि ये इसमें डिसॉल्व हो जाए तो ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, बट देयर पोलैरिटी इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू सो। बट इनकी जो पोलैरिटी है जब ये जाती है यहाँ पे और इस हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ती है तो यहाँ पे इतनी सफिशिएंट सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज नहीं होती जो क्या कर सके, इस वाटर वाटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके। तो जब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा वाटर वाटर के बीच का, तब तक एल्काइल हैलाइड यहाँ पे डिसॉल्व होने वाला नहीं है।
यही लिखा है कि डिसॉइल एल्काइल हैलाइड वुड नीड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, बट देयर polarity is not strong enough to do so, and the new force of attraction that form between alkyl halide and water molecules are not as strong as the original hydrogen bond. तो सॉल्युबिलिटी का सीधा सा प्रिंसिपल है कि जैसा मैं सॉल्युबिलिटी के पहले हूं, अगर मेरा बॉन्ड वैसा बन जाए सॉल्युबिलिटी के बाद भी, तब तो क्या करते हैं, आसानी से वो सॉल्युबल हो जाता है। बट वाटर के केस में वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अगर एल्काइल हैलाइड यहाँ पे वाटर के साथ डिसॉल्व करता है तो इनके वाटर और एल्काइल हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड इतना सफिशिएंट अच्छा नहीं होता जितना कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए वाटर आसानी से उसको अपने अंदर डिसॉल्व होने नहीं देता। साथ ही इतनी सफिशिएंट सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज नहीं होती जो क्या कर सके, उस वाटर वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक कर सके। तो एल्काइल हैलाइड चाहे पोलर इन नेचर है, बट पोलर इन नेचर होने के बावजूद भी वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। तो प्लीज आंसर नोट कर लीजिए, एज इट इज आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट का आता है। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड अभी हमने देखा पोलर होता है, तो हेलोजन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके ऊपर माइनस आता है। एल्काइल ग्रुप पे प्लस आ जाता है, तो ये जो प्लस और माइनस पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, इसी पोलैरिटी को क्या कहा जाता है, डाइपोल कहा जाता है, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज नथिंग बट द बॉन्ड लेंथ, उसे क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बना लें स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का। तो ये बेंजीन, यहां पे लगाया क्लोरीन, और है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल, बिना बेंजीन, बिना रिंग वाला, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये क्लोरीन। अब इन दोनों में जो एक खास बात है, वो बड़ी अच्छी खास बात ये है कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, ये हमें अच्छे से पता है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। अब sp3 होने के कारण s कैरेक्टर यहाँ पे होता है 25%, और p कैरेक्टर जो होता है वो होता है 75%। यहां पे s कैरेक्टर 33.33%, और p कैरेक्टर जो होता है वो होता है 66.66%। तो बेंजीन के अंदर जो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका s कैरेक्टर ज्यादा है, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका s कैरेक्टर कम है। तो सर s कैरेक्टर बेसिकली करता क्या है, s कैरेक्टर का काम क्या होता है कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है, ये हमें पता है। तो अगर जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है तो उस पर क्या होने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने वाला है। इसका मतलब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना है दोनों केस में बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पर इस कार्बन का क्लोरीन ज्यादा s कैरेक्टर है, तो इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ज्यादा लगाने लगता है। तो क्लोरीन बोलता है मुझे दे दे, कार्बन बेंजीन का बोलता है तुझे देने जाने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास s कैरेक्टर है। बट यहाँ पे s कैरेक्टर क्या है, कम है, तो जितना आसानी से क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि s कैरेक्टर इस कार्बन में कम है तो इसके न्यूक्लियस का फोर्स भी उस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। बट यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, तो जितना क्लोरीन खींचने की कोशिश करेगा ये बेंजीन का कार्बन भी क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा।
तो बेंजीन बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे, और क्लोरीन बोलेगा मैं तो लेके रहूंगा। तो इस चक्कर में ये भी इधर खींच रहा है और बेंजीन का कार्बन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ज्यादा हेलोजन की तरफ हो नहीं पाता। बट यहाँ पे लेसर एस कैरेक्टर होने के कारण हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एस कैरेक्टर प्रेजेंट इन द कार्बन ऑफ द बोथ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा है और उस एस कैरेक्टर के ज्यादा होने के कारण halogens are not able to attract electron towards itself more. That's why the value of dipole moment of chlorobenzene is lower because of the more s character. आया समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन क्यों कम होता है किसके मुकाबले, साइक्लोहेक्साइड क्लोराइड के मुकाबले। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जमाना है, जल्दी से जमा लेते हैं। पहला वाला ब्रोमोमीथेन, लिख लेते हैं इसको CH3Br। ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म का मतलब 3 Br आ गए CHBr3। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन इज व्हाट CH3Cl। डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन का मतलब CH2Br2। तो इसमें देख सकते हैं सब में एक कार्बन है, मतलब एल्काइल ग्रुप तो सेम हो गए। तो अगर इनको अब हम ABCD नाम दे दें, तो हमने कहा था कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो जाते हैं तो डिपेंड करता है हेलोजन के मास पे। तो यहाँ तो ब्रोमीन भी सेम दिख रहे हैं 3 और क्लोरीन 1, मतलब सबसे कमजोर कड़ी कौन है और लिखना कैसा है इंक्रीजिंग। तो सबसे छोटा बॉइलिंग पॉइंट तो CH3Cl का। अब जैसे जैसे Br बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा CH3Cl, उससे बड़ा कौन होगा 1 वाला, उसके बाद कौन होगा 2 वाला, और सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा 3 ब्रोमीन का। ठीक है, आया समझ में? देन सेकेंड वाला 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन 1 क्लोरोप्रोपेन। फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, और 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 1 क्लोरोब्यूटेन। तो जितने ज्यादा बड़ी चेन उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जितनी छोटी चेन उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहां पे हमें ब्रांच दिख रही है, इसलिए सबसे छोटा तो यही होगा। तो ये इसको B दे दिया, इसको A दे दिया, इसको C दे दिया, तो B सबसे छोटा। देन यहाँ पे 3 कार्बन है, वहां पे 4 कार्बन है, तो 3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और फिर सबसे ज्यादा किसका होगा 4 वाले का। तो क्या हो गया BAC। क्या इतना समझ में आया बच्चों, है ना? तो अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली अगर हम देखें बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कैसे हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड आता है रिएक्शन विथ मेटल्स, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन अच्छा बड़ा पोर्शन है, बट जो रिएक्शन विथ मेटल्स है ये बड़ा छोटा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आज हम बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। न्यूक्लियोफिलिक और इसके लिए हम एक एक लेक्चर सेपरेट कवर करेंगे। तो रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स में सबसे पहला जो रिएक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इस पूरे ऑर्गेनिक में आपको ये बहुत बार मिलेगा। तो क्या होता है बच्चों, बेसिकली ग्रिग्नार्ड एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक। इसे क्या कहा जाता है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब
इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इसके अंदर मेटल भी है। बनाया कैसे जाता है कि जब एल्काइल हैलाइड्स ले लिया जाए, अब ये हैलाइड क्लोराइड हो सकता है, ये ब्रोमाइड हो सकता है, ये आयोडाइड हो सकता है। जब ये किसी सर्टेन मेटल लाइक मैग्नीशियम, मोस्टली मैग्नीशियम यूज किया जाता है एल्काइल हैलाइड्स के लिए, से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है RMgX, और इस RMgX को ही ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहा जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो RMgX में मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और R क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां पे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, नॉर्मली एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, बट ग्रिगनार्ड के साथ और एल्काइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर तो प्लस आएगा ड्यू टू मेटल, तो ग्रिगनार्ड के साथ एल्काइल ग्रुप माइनस आई दिखाता है। इस बात को याद रखिएगा, नॉर्मली एल्काइल ग्रुप प्लस आई दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसे काम करता है, बट मेटल्स के साथ ग्रिगनार्ड मेटल के साथ जो एल्काइल ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। अब यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमने देखा कि ग्रिगनार्ड को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बनाया जाता है। क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है एग्जाम में कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ड्राई ईथर ही क्यों, यहाँ पे वाटर का ट्रेस भी नहीं हो सकता, थोड़ा सा भी मॉइस्चर गड़बड़ कर देता है। इसका रीजन ये है बच्चों कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव, इट इज वेरी रिएक्टिव रिएजेंट टुवर्ड्स वाटर, और अगर थोड़ा भी यहां पे वाटर मिलता है तो ये इमीडिएटली क्या करता है, उस वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। RMgX रिएक्ट विथ वाटर, और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे इट कन्वर्ट्स इनटू द एल्केन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास हो C2H5 MgBr, और अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू द इथेन, ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट में वाटर का प्रेजेंस नहीं रखा जाता, उसे हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, नोट कीजिएगा इसे। इट इज अ वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर और इमीडिएटली कन्वर्ट्स इनटू द एल्केन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा इसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगला है वुड्स रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी। इट इज यूज्ड टू मेक सिमेट्रिकल एल्केन या इवन नंबर ऑफ एल्केन आर टू बी मेड बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। पहले रिएक्शन लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। रिएक्शन क्या है कि RX एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ विद द सिमिलर एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे कंडीशन ये हो गई कि दोनों एल्काइल ग्रुप मस्ट बी सेम, ये दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। रिएक्शन ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। सोडियम और हेलोजन जन्म जन्म के साथी, इसलिए यहां से सोडियम हैलाइड NaX बाहर और बनता है R बॉन्ड R। जब दो एल्काइल जुड़ते हैं तो वो एल्केन कहलाता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब कंडीशन ये है कि सर ये दोनों सेम क्यों होने चाहिए, कि अगर ये डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा। तो उसका रिएक्शन भी हम देखते हैं कि अगर एल्काइल हैलाइड डिफरेंट हो जाए, एक R डैश हो जाए, तब क्या हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा
कि यहाँ पे हम इसको नहीं ले सकते। तो जरा समझना बच्चों क्या होता है। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हम एक आध मॉलिक्यूल तो लेते नहीं है। हमें पता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स को मोल में किया जाता है। तो यहाँ पे 1 मोल एल्काइल हैलाइड है और ये भी 1 मोल दूसरा एल्काइल हैलाइड है। मतलब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल RX के भी प्रेजेंट हैं और R' के भी हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये RX खुद के साथ रिएक्ट करके ही क्या बना ले, एक डिफरेंट एल्केन बना ले। सिमिलरली ये R' के साथ ही रिएक्ट करके एक और टाइप का एल्केन बना ले, RR'। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि ये दोनों आपस में मिलके एल्केन बना ले। जैसे कि अगर यहाँ पे CH3Cl होता और यहाँ पे C2H5Cl होता तो क्या कंडीशन हो सकती थी। पहली कंडीशन तो ये कि CH3Cl 2Na CH3Cl मिलके इथेन बना लेते, CH3 बॉन्ड CH3। ये C2H5Cl खुद के ही साथ रिएक्ट करके ब्यूटेन बना लेता, C2H5 और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोपेन बना लेते। मतलब अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो जाए तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है, एक प्रोडक्ट नहीं मिलता। और मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलने के कारण इसके लिए हमें फिर से डिफरेंट मेथड्स लगानी पड़ेगी इनको सेपरेट करने के लिए। तो इतना हम झंझट नहीं पालेंगे, इसलिए कभी भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के लिए इसको कंसिडर किया नहीं जाता। तो वुड्स रिएक्शन में हम सिमेट्रिकल एल्केन मतलब इवन नंबर ऑफ एल्केन ही बनाते हैं, क्योंकि दोनों एल्काइल हैलाइड्स को क्या रखा जाता है, सेम रखा जाता है। ठीक है, नोट कीजिए। बढ़े आगे, चलिए अब कुछ PYQ फटाफट से कर लेते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। BR मैग्नीशियम ड्राई ईथर, जल्दी से बता दो क्या बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, RMgX बनता है ना, तो R की जगह AR आ गया, तो क्या बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिमिलरली Na ड्राई ईथर लगा लें, Na ड्राई ईथर में क्या होगा, ये NaBr बाहर हो जाएगा और ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसे कहा जाता है बायफिनाइल। क्या कहा जाता है बच्चों, बायफिनाइल। जब दो बेंजीन आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं तो इट इज नोन एज बायफिनाइल। क्लियर है, बढ़े आगे, इट इज नोन एज बायफिनाइल। अगला है कन्वर्जन है, क्लोरोबेंजीन टू बायफिनाइल। अभी हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन 2Na ले लें प्लस क्लोरोबेंजीन। अच्छा एक चीज ये याद रखिएगा कि जब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आ जाए तो ये वुड्स नहीं कहलाती, इस रिएक्शन का नाम फिटिंग रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, फिटिंग। तो यहां से NaCl बाहर, ड्राई ईथर का प्रेजेंस, माइनस NaCl और क्या बन जाएगा, बायफिनाइल यहां पे बन जाएगा। सेकेंड, प्रोपीन टू आयोडोप्रोपेन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन और बनाना है आयोडोप्रोपेन। अब अगर हम सीधे HI लगा दें तो मार्कोनिकॉव लगेगा कि नेगेटिव पार्ट गो ऑन मिनिमम हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले HBr लाना पड़ेगा और HBr लेके हम आएंगे परऑक्साइड के प्रेजेंस में, क्योंकि HBr ही क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉव देता है। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव लगा के हम हेलोजन को ले आए पहले कार्बन पे। अब यहाँ पे हम कौन सा रिएक्शन लगा दें, फिंक्लेस्टन रिएक्शन लगा दें, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे H आएगा और सब्स्टिट्यूशन होके क्या होगा, ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ जाएगा। तो सीधे HI नहीं लगा सकते, सीधे HI लगाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 आयोडोप्रोपेन, बट हमें क्या बनाना है, 1 आयोडोप्रोपेन। क्लियर है, चलिए ये है वुड्स का क्वेश्चन।
इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आंसर आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ मेटल। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमें फॉलो और लाइक करते रहें, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।